हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सेट 3 को सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित जो है आज 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। किससे है? लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है हमारा पहला प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते कौन सा सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का? तो समाज संरचना सिद्धांत, यानी सामाजिक संरचना का सिद्धांत। मैंने सारे सिद्धांतों से जितने भी सिद्धांत और उनके जो है ऑथर है, राइटर हैं, लेखक हैं, उनसे संबंधित एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं। क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है और आप लोग उसको देख सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? कौन सी विधि को वरीयता देंगे? देखते हैं। ऑप्शन ए है सहयोगी प्रोजेक्ट विधि, बी है मानकीकृत परीक्षण, सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्परण यानी कि रिकॉल के प्रश्न, और डी है वस्तु पर बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो क्या करेंगे भाई? लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक संरचना सिद्धांत, क्या अगर उस सिद्धांत को हम ध्यान में रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो ऑप्शन ई हमारा सही है। क्या सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करता है? किसकी बात करता है? सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करता है। जैसे जेडपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बहुत बार पूछता है जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, अपनी कक्षा के क्या है वैयक्तिक या व्यक्तिक भिन्नताओं के से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, यानी कि कक्षा में क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस है, और कह रहा है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है या वैयक्तिक भिन्नता है उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, यानी कि शिक्षण आकलन का क्या समान मानक और तरीका हो। क्या ऐसा संभव है कि शिक्षण का पढ़ाने का भी तरीका समान हो और आकलन भी हम एक समान तरीके से करें? बिल्कुल नहीं। बी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, यानी कि जो अंकों के आधार पर नामित करना, मतलब जो बच्चा तेज है उसको हम क्या मेधावी छात्र कहें, ज़्यादा योग्य कहें। जो बच्चा कम अंक अर्जित करता है उसको हम क्या कम अंक, कम बुद्धि वाला बच्चा घोषित करें। ऐसे तो बच्चों में क्या हीन भावना का विकास होता चला जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, पॉजिटिव ये लग रहा है। लेकिन डी को भी देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। भाई कठोर नियम तो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल लागू करना ही नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए और उनके दृष्टिकोण को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, यानी कि कब आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण होता है? तो देखते हैं। यदि ऑप्शन ए है इससे विद्यार्थियों में भय तनाव का संचार होता है। बिल्कुल नहीं। जब विद्यार्थियों में भय संचार का तनाव होगा तो वैसा आकलन बिल्कुल निरुद्देश्यपूर्ण होगा वो। ऑप्शन बी है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। क्या हो? प्रतिपुष्टि मतलब क्या होता है? प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है? फीडबैक होता है। क्या होता है? फीडबैक होता है प्रतिपुष्टि का मतलब। तो क्या इससे विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों को फीडबैक मिले? ऑप्शन सी यह केवल एक वर्ष के अंत में हो। यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, बिल्कुल नहीं। केवल वर्ड तो याद रख लीजिए, जहाँ मिल जाए वो निगेटिव वर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और यहाँ केवल आपको आंसर में निगेटिव मिल जाए तो आपका आंसर क्या होगा? वही सही हो जाता है। तो केवल क्या है, गलत है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्या मिले, फीडबैक मिले। कि आकलन ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थियों को कैसा, कि भाई वो पढ़ने में क्या है, मेधावी है, अच्छा जा रहा है, अगर उसमें कमियां हैं तो शिक्षक उसको बता सके कि बेटा आप यहाँ कमी कर रहे हो, आपको अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। इससे बच्चे में भी पॉजिटिव संचार होगा, निगेटिव बच्चा नहीं लेगा इस चीज़ को। शिक्षक में भी एक पॉजिटिव संचार ये होगा कि शिक्षक को भी लगेगा कि मुझे कहाँ कहाँ अपने पढ़ाने की टेक्निक में सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब
CF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहा है 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है। तो देखते हैं सत्तावादी की, अधिनायकवाद की, या अनुमतिपरक, या सुविधादाता की। देखिए NCF 2005 साफ साफ कहता है कि एक शिक्षक क्या है, सुविधादाता है। क्या है, सुविधादाता है बच्चों के लिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 5वां। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधिक कक्षा में अपनी विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, अब क्या आगे देखते हैं कि अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो क्या होगा, देखिए अनुसंधान सुझाते हैं, रिसर्च कहते हैं कि एक विविध कक्षा, यानी कि कक्षा में क्या है, डाइवर्सिटी है, विविध कक्षा है, और उस कक्षा में विद्यार्थियों से अपने शिक्षिका की जो अपेक्षाएं क्या होती है, विद्यार्थियों के अधिगम पर कैसा प्रभाव छोड़ती है शिक्षिका की अपेक्षाएं, उन पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव, भाई कैसा प्रभाव छोड़ती हैं, तो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन ई हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं अगला 6वां प्रश्न हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना देख लेते हैं। एक काल्पनिक लक्ष्य है, ऑप्शन बी है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, और ऑप्शन डी है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, देखिए जैसे बौद्धिक दृष्टि से बालक क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विभिन्न विभेद होते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे बौद्धिक दृष्टि से होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, बुद्धि उनकी तेज होती है, कुछ बहुत मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ शिक्षा की दृष्टि से तो बहुत तेज़ बालक होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं। तो ये सभी क्या होती हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, और इनमें शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की क्या है, अपेक्षा है। 7वां प्रश्न है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, कैसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा, मतलब डाइवर्सिटी है उस कक्षा में, वो भी कैसी, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है बच्चों की, और सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है, देखते हैं। गलत, ऑप्शन है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आगे देखते हैं सी, सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। श्रेणीबद्ध रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ये भी नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही है, कि सही है यह बात। क्यों सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से क्या अनेक स्किल, अनेक कौशल को क्या करते हैं, सीखते हैं। 8वां प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा, कोई बच्चा है क्या है, सुनने में असमर्थ है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन ए, श्रवण और समर्थकता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि आप नियमित विद्यालय में उसको नहीं भेज सकते। केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे देखते हैं, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि इस उपयुक्त सुविधा और यानी कि यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन डी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। क्यों सही है ये जान लेते हैं, कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा बच्चा कर सकता है। क्यों कर सकता है, भले ही श्रवण बाधित है, लेकिन क्यों, क्योंकि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन जैसे क्या, लिसनिंग मशीन आती है जो कान में लगा दीजिए, सुनने लगता है बच्चा, बस वो उसको प्रोवाइड करा दीजिए, बच्चा नियमित विद्यालय में ही अच्छा करने लगेगा। बिल्कुल सही बात है ये। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है, यानी कि इनमें से जो विशेषताएं दी गई, इनमें से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभावान विद्यार्थी की है। देखते हैं,
वह आक्रामक कुंठित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। प्रतिभावान अगर विद्यार्थी है तो वह न तो आक्रामक होगा और न ही क्या, न ही कुंठित होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी है, कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। आगे देखते हैं सी, बहुत ही तुनक मिजाजी। देखिए, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, प्रतिभावान है तो वह तुनक मिजाजी भी नहीं होगा। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना। जैसे बहुत बच्चे अगर मन नहीं लगता है तो पढ़ने में तो हाथ थपथपाने लगते हैं, पैर हिलाने लगते हैं, सर डुलाने लगते हैं, तो ये सब नहीं है। ऐसा बच्चा नहीं होगा, प्रतिभाशाली बच्चा होगा। अगर वह प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो ऑप्शन बी हमारा सही है कि कक्षा की गतिविधियां अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है तो भाई वह कम प्रेरित होगा और वह उब जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी कि एक शिक्षिका जो है अपनी प्राइमरी लेवल की शिक्षा पर या कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ाएगी, ये देखना है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, यानी कि जो अधिगम होता है उसमें छोटी छोटी उपलब्धियों पर बच्चों को पुरस्कार देकर, या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन सी है, अपनी विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित। देखिए, इनमें से लग रहा होगा आपको कि एक से अधिक ऑप्शन सही है, लेकिन नहीं, ऑप्शन डी एकदम सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है कि बच्चों विषय वस्तु है उसी को क्या करो, विद्यार्थियों के जीवन के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जब उनके जीवन के साथ जोड़ दिया जाएगा तो क्या बच्चा जो है उसको ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से महसूस कर सकता है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। देखते हैं, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या बच्चे जानकारी को निष्क्रिय तरीके से प्राप्त करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल है, बच्चे समस्या का समाधान कर सकते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी कि ये भी सही है। ए जिसमें नहीं होगा वही हमारा आंसर सही होगा, बी सी डी। देखते हैं किसमें है बी सी डी, कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है बी सी डी। देखिए यहाँ पे है बी सी डी और यही हमारा क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास, ठीक है, संप्रत्यय का विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी कि बच्चों में संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का विकास हो। तो देखते हैं कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रश्न, देखिए अगर पुराने संप्रत्यय हैं और बिना रेफरेंस के नए प्रश्न को अपने आप समझ जाना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बी है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही दिशा में बदलना। याद कर कह कोई पाठ दे दो, बच्चा याद करता रहे और उनके जो गलत विचारों को सही विचारों में बदल सकते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देख लेते हैं ऑप्शन डी को। डी है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना ही नहीं, ये तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, यानी कि कैसा वातावरण होगा जिसमें बच्चा सबसे प्रभावी ढंग से सीखेगा। देखते हैं, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। आगे भी देखते हैं, शिक्षक एकाधिकारवादी है। यहीं पे देखिए आपको मिल गया कि ये क्या है, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर शिक्षक एकाधिकारवादी होगा तो बच्चे सीखने पे, शिक्षक बोलता जाएगा, बच्चों कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी है, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी है ऑप्शन, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, ये भी नहीं है कि विद्यार्थी निष्क्रिय रहें। ऑप्शन हमारा सही कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है कि जहां बच्चों की
उनके मतलब बच्चों की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। भाई बच्चे जब इमोशनली शिक्षक टीचर से अटैच महसूस करेंगे और उन्हें लगेगा कि भाई टीचर हमें भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वही कक्षा क्या होगी, प्रभावी होगी, महत्वपूर्ण होगी, बच्चे वहाँ पे अच्छे से सीख सकेंगे। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? भाई खिड़की से बच्चे ने कौवे को देखा और कहा कि एक पक्षी, कौवा नहीं कहा, उसने कहा एक पक्षी। तो भाई क्या पता चलता है इससे? बच्चों की स्मृतियाँ पहले से क्या होती हैं? तो बच्चों की स्मृतियाँ पहले से भंडारित, पहले से कहाँ भाई, बच्चे के दिमाग पहले तो बच्चा क्या होता है, कोरा कागज होता है, कुछ नहीं उसकी स्मृति में भंडारित है। वह समाज में आता है, समाज में समाज के संपर्क में आता है, वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, तब उससे सब कुछ पता चलता है। तो स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। बच्चों में पक्षी का प्रत्यय क्या है, विकसित हो चुका है। भाई पक्षी कहा तो यानी कि बच्चे में जो है कॉन्सेप्ट, इसका प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये तो सही है। बच्चों ने बच्चों ने अपनी अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का क्या कर लिया है, विकास कर लिया, ये भी सही है कि भाषा के कुछ टूल जान गया है वो। बी और सी दोनों सही है। देखते हैं कहाँ पे, बी, ऑप्शन बी में है बी और सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या 15वां प्रश्न है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे। ठीक है, क्या कहे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन मिले। कोई शिक्षिका जो है वो ऐसा क्या कहे अपने बच्चों से, जो बच्चा क्या करे, इंटरनली मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट हो जाए, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हो जाए कि भाई हमें पढ़ना है। और इस बार जैसे मैं आप लोगों से क्या कहूँ ऐसा कि जिससे आप लोग सीटेट इंटरनली मोटिवेटेड हो जाए कि मुझे सीटेट 130+ लाना ही लाना है सीटेट में, और मुझे सीटेट क्वालिफाई ही करना है, इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए मैं आपसे ऐसा क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी ना। देखिए मैं क्या आगे क्या होता है, मैं इसका आंसर बताती हूँ। और कि चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, क्या कोई प्रतिस्पर्धा लगी है कि उसके करने से पहले कर लो। आगे देखते हैं, बी है कि तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते हो। देखो इसने इसे एकदम ठीक कर दिया। भाई एक दूसरे बच्चे की हम तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तुलना करते हैं तो कोई बच्चा तेज है और कोई बच्चा मंद बुद्धि है, दोनों में क्या हो गया, हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। सी है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। काम जल्दी पूरा करने के लिए टॉफ़ी देना, हर समय लालच देना, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन डी है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यही हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, मेरी क्लास को लीजिए, बिल्कुल लीजिए, चीज़ों को मैं जो कीवर्ड्स बताती हूँ उनको आप ध्यान में रखते जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए फ्री में। किसी को कहीं 1 रुपया आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप जो है सीटेट 130+ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करना है और कीवर्ड दिमाग में, कीवर्ड्स अपने नोट करते जाने हैं, दिमाग में कॉपी में कीवर्ड्स को आपको लिखते जाना है, क्योंकि एग्जाम में कीवर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए, उनमें चिंता डर पैदा करके। अगर चिंता और डर पैदा कर दोगे तो बच्चा उत्प्रेरित कहाँ होगा सीखने के लिए, वो तो क्या, वो डर जाएगा। बी है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, क्या प्रतियोगिता, कोई प्रतियोगिता आयोजित कर दो, उससे प्रतियोगितात्मक परीक्षण दे दो, उससे बच्चा जो है क्या सीख लेगा, नहीं, इससे भी नहीं। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन डी है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी, भाई इनाम दे दो कि हाँ इनाम देंगे, नहीं ये भी नहीं। ऑप्शन सी हमारा एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है, सही है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, यानी कि बताइए बच्चे को कि भाई अगर तुम अभी अच्छे से पढ़ोगे, तुमको जो भी है कि तुम क्लास में अच्छे अंक लाओगे, स्टार ज़्यादा पाओगे, तुम्हें शाबाशी मिलेगी। उनका लक्ष्य निर्धारित कर दो बच्चे को और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर जो बच्चा उनमें निपुणता पा ले।
17वां प्रश्न है, किसी प्रारंभिक कक्षा के प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कैसे उत्प्रेरित करेगा वह? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है, सीखने के लिए सीखने के लिए जिससे वे बच्चे क्या हो, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है, आगे देखते हैं, रट कर याद करने के लिए भैया रोट सिस्टम तो एकदम मना कर दिया गया है। सी है, दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को। देखिए कैसे लग रहा है, कितना प्रश्न बड़ा है, लेकिन कैसे एलिमिनेट करके आप या कीवर्ड से आप कैसे सॉल्व कर लेते हैं। डी है, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक आ सके। ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही है कि सीखने के लिए जिससे वे क्या बने, जिज्ञासु बने। सीखने के लिए बच्चा क्या करे, जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना क्या करे, पसंद करे। अब आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय के यानी कि प्रथा का है। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रथा ये क्या है, प्रथम नहीं है, प्रथा है, कस्टम की बात कर रहा है, प्रथा की बात कर रहा है, प्रथा। ठीक है, यानी कि कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय के प्रथा का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना, शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो कैसा, व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम, यही प्रथा क्या है, चली आ रही है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 19वां प्रश्न है, विकास का सिरह पदाभिमुख सिद्धांत यानी कि विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। यानी कि सिरह पदाभिमुख का मतलब मैं समझा दूं, विकास कैसा हो, सिर से पैर की तरफ, यही सिरह पदाभिमुख सिद्धांत कहता है। अब देखिए क्या है कि सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर विकास हो, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर विकास हो, सिर से पैर की ओर या ग्रामीण से शहरी। मैंने बताया, इसका मतलब ही बता दिया। सिरह पदाभिमुख सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि विकास किस दिशा में हो, सिर से पैर की ओर हो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखते हैं कौन सा समय है सबसे संवेदनशील है। ठीक है, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था या प्रारंभिक बचपन का समय। तो कौन सा समय जो है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील होता है भैया, प्रारंभिक बचपन का समय। जन्म से पूर्व का समय, बच्चा तो पेट में, उस समय तो उस भाषा सीखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जो प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यही समय क्या है, सबसे क्रिटिकल होता है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। 21वां प्रश्न देखते हैं, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। देखो माता पिता, 6 वर्ष की लड़की है और खेलकूद में भाई एकदम असाधारण क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि माता पिता दोनों बैकग्राउंड क्या है, खिलाड़ियों का है, खिलाड़ी है, प्रशिक्षण भी देते हैं उसको। ठीक है, और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियात्मक परिणाम होगी। किसका परिणाम होगी देखते हैं। देखिए वह क्या कर रही है, तो एक तो बैकग्राउंड उसका कैसा है, तो खेल का है, बैकग्राउंड उसका कैसा है, खेल का, क्योंकि माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। और प्रशिक्षण लेना मतलब इन्वायरमेंट भी उसको कैसा मिल रहा है, उसको इन्वायरमेंट भी, पर्यावरण भी कैसा मिल रहा है, खेल का ही मिल रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। तो आपको आंसर मिल गया होगा, बस यही प्रश्न पढ़ते ही आपको ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, पर्यावरण। ऑप्शन बी वृद्धि विकास, तो बिल्कुल नहीं होगा। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ये भी नहीं होगा। अनुशासन पौष्टिक, बिल्कुल नहीं, बात ही नहीं बनता। अनुवांशिकता और पर्यावरण, जैसा अनुवांशिकता कैसे, क्योंकि माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं तो उसको हेरिडिटी से मिली है क्या, खेल। और पर्यावरण में वो प्रशिक्षण लेकर और उसे निखार दे रही है, तो असाधारण प्रदर्शन कर रही है वो लड़की। 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के भाग हो सकते हैं। कौन से जो समाजीकरण के भाग हैं देखते हैं। ऑप्शन ए है परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन बी है विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन सी है विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और रिश्तेदार। कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है, विद्यालय और पास पड़ोस जो हैं समाजीकरण के भाग हो सकते हैं। कौन से, विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक है, आगे देखते हैं।
समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। 23वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए संतुलन, बी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी है मानसिक प्रारूपों का समायोजन और डी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो कौन सा सही होगा? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, वही जेडपीडी। सामाजिक अन्योन्य क्रिया का मतलब हो गया जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते। देखिए सारे थिंकर से संबंधित जो है आपको क्लासेस डे बाई डेली मिलती जाएगी। ठीक है। लेव वाइगोत्स्की हो गए, चॉम्स्की हो गए, ब्रूनर हो गए, बंडूरा हो गए, पियाजे हो गए, सबका थियरी मतलब थियरी इनकी क्लासेस मिलेंगी थियरी के रूप में आपको, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? विशिष्ट उत्तर बच्चा दे रहा है तो किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखते हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको क्या बनना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए। देखते हैं। दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन या कानून व्यवस्था अनुकूलन। तो क्या होगा? अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, कि भाई आप पे माता पिता गर्व करेंगे, आप अच्छे बने रहिए, तो भाई लड़का सोचेगा मैं अच्छा ही बना रहूं, लड़की सोचे मैं अच्छी ही बनी रहूं। तो यही क्या? अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो क्या होगा 25वां प्रश्न का उत्तर हमारा? ऑप्शन ए ही सही है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए देखिए आवश्यक क्या होगा कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बच्चा खुद ही सक्रिय रहे। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो आइए जान लेते हैं कि इन दोनों प्रक्रियाओं को जो किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण संशोधन के रूप में, या समावेशन और समायोजन की इन दोनों प्रक्रियाओं को हम डी, ऑप्शन डी समावेशन। देखिए कंफ्यूज, समायोजन समावेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना, यहाँ पे समावेशन है। समावेशन और समायोजन के रूप में, किस रूप में? समावेशन और समायोजन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन डी इसमें क्या है, राइट है। 27वां प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसे? खोज को प्रोत्साहन कर देता है। ऑप्शन बी है नियामक है। ऑप्शन सी है समावेशन को हतोत्साहित करता है। ये क्या है? हतोत्साहित करने की बात कर रहा है। हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, तो वैसे ही गलत है। डी है आवृत्ति को बार बार वही काम कराकर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन क्या है इसमें? ए सही है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। कैसे? खोज को प्रोत्साहन देगा। अध्यापक क्या करेगा? खोज को प्रोत्साहन देकर। अब आगे बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये आ गया ना, सिद्धांत वाली क्लास में मैंने बताया था मनोवैज्ञानिक और सिद्धांत में। हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत कौन सा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। और ये क्या सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय, यानी कि जो है प्रत्येक बच्चा जो है उसे प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है ताकि सभी बुद्धियां, यानी कि सभी में क्या हो? बुद्धि विकसित हो। ऑप्शन बी है बुद्धि की केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, केवल वर्ड आ गया तो ये तो होगा ही नहीं। सी है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक वीडियो से, यानी कि वैकल्पिक वीडियो ने वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, डी भी देख लेते हैं। क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलता। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक
वे एक रूपरेखा की तरह क्या करे, ग्रहण करे। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को यह कहते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे इसे क्या कहेगा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। आगे और भी देख लेते हैं। सी है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या खोजबीन मानेगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, देखिए ऑप्शन बी सही है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 30वां प्रश्न है, लिंग है, यानी कि लिंग जेंडर है क्या, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है या सामाजिक संरचना है। तो भाई जेंडर या लिंग क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सामाजिक संरचना है। क्या है, सामाजिक संरचना है। तो ये थे बाल विकास यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जो आपके या ये क्लास जो है, हर एक क्लास से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। व्याख्या और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।